और इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। मौसमी सचदेव हमारे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है। और मेजर जनरल राजन कोचर जी हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट है। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर राम, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि अमेरिका तमाम धमकी दे रहा है, लाइफ सपोर्ट तक पे उसने सीज़फायर को बता दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान डटकर खड़ा हुआ है। ये किस बात के इशारे हैं? क्या ईरान की जो सिचुएशन है, जो उसका होल्ड है, वो इतना स्ट्रांग है कि वो अमेरिका की धमकियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है? निश्चित रूप से ईरान के पीछे जो सपोर्ट मिल रहा है चाइना का और रशिया का, और सहानुभूति मिल रही है पूरी दुनिया की, क्योंकि ईरान ने तो पहले हमला किया नहीं है। हमला किसने किया है? अमेरिका ने किया है। उससे जो जनहानि हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का नुकसान हुआ है, ईरान की कमजोरी ये रही कि वो उसने टोटली किस पर डिपेंड किया? मिसाइल्स पर, ड्रोन पर। लेकिन जो हवाई सुरक्षा था उसकी बहुत कमजोर थी, इसीलिए इतनी बम्बार्डिंग हुई। इसका मतलब ये नहीं कि ईरान हार गया है या हार जाएगा, क्यों ईरान ने उसका अल्टरनेटिव ये ढूंढ रखा है कि उसके पूरे पहाड़ों के बीच में उसने सुरंगें बना रखी हैं और उन सुरंगों तक इनका पहुंचना बहुत मुश्किल है। यही एक कारण है कि अमेरिका डर की वजह से वहां पर अपने फौज को नहीं उतार पा रहा है। अगर फौज को उतार देगा तो निश्चित से 4-5 हजार सिपाही उसके शहीद हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अमेरिका का इंटरनल जो प्रेशर पड़ रहा है ट्रंप के ऊपर, उसकी वजह से वो परेशान है। अब वो मदद लेने गए हैं कहाँ? चीन से वो कोशिश करेंगे। और उनके 3 काम चीन में है। पहला काम तो है अपनी इमेज बिल्डिंग बनाने का। दूसरा काम यह है कि वो ताइवान के ऊपर जो चीन के चारों तरफ फौजें कभी कभी नाकेबंदी करती हैं या घूमती हैं, डराती हैं, धमकाती हैं, उसके लिए कोई रास्ता निकालेंगे। और तीसरा उनका बड़ा काम है कि वो ट्रंप का उपयोग करके चाइना का और अमेरिका के जो वाणिज्यिक यानी कमर्शियल रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करेंगे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को रिवाइज करेंगे। क्योंकि चीन ने अमेरिका का मार्केट किसी तरह पूरा कब्जा कर रखा था। कैसे किया था कि वो 0% इंटरेस्ट के लोन पर एक साल के लिए, 2-2 साल के लिए वहां पर अपना सामान सप्लाई कर देता था और किस्तों में धीरे धीरे पैसा आता जाता था। इसके कारण जो है अमेरिका का पूरा मार्केट चीनी माल से भर गया था। अब ट्रंप ने आने के बाद उस पर बंदिश लगा दी, तो निश्चित रूप से कुछ एमिकेबल समझौता उनके बीच में होगा। ये उनका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन खास बात यह है कि ईरान पर और अमेरिका के युद्ध में चीन की क्या भूमिका रहेगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि इस बात लेकिन हाल ही में इसको लेकर अमेरिकी सदर ने कहा है कि चीन की जरूरत नहीं इस मामले को लेकर हल करेंगे। ठीक है, मैं इसका रिएक्शन मौसमी जी आपसे लूंगी, क्योंकि राम सर ने जिक्र कर ही दिया है चीन का। लेकिन बहुत उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं बैक चैनल या चीन के रास्ते से इस मसले का हल ना निकले, लेकिन अमेरिका साफ कह रहा है। क्योंकि ये भी सवाल उठ रहा था ना कि क्या अमेरिका इस बात के लिए राजी होगा कि चीन मीडिएट करे, क्योंकि उसकी कुछ खास बनती नहीं है। ऐसे में वहां जाने से पहले वो ये कहते हुए चले गए कि ईरान मसले को हल करने के लिए चीन की जरूरत नहीं है। फिर से दोहराइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, मैं दोहराती हूँ। राम सर ने चीन का जिक्र किया कि चीन इस पूरे मसले में एक अहम किरदार अदा कर सकता है, लेकिन दौरे पर जाने से पहले चीन को लेकर अमेरिकी सदर ने कहा है कि उन्हें जरूरत नहीं है चीन के सपोर्ट की ईरान के मसले को हल करने के लिए। देखिए, अभी तो फिलहाल देखिए दौरे कहीं भी जाए उससे पहले, इस विजिट से पहले उनको एक कहीं हल में आना ही पड़ेगा, बट वी डू नॉट सी एनी सोल्यूशन। लेकिन फिलहाल आप लेटेस्ट अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं हमें होप्स भी दिख रहा है, ऑल्दो दैट इज नॉट अ पीस अग्रीमेंट। अगर आप देखिए, आप अमेरिका ने कहा है कि ईरान को कहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद करने के लिए, बट ईरान ने क्या कहा है कि हम रिड्यूस करने के लिए तैयार है। अभी लेटेस्ट अगर आप देखिए, कहीं ना कहीं हमें एक देख रहे हैं कि दोनों पार्टी के बीच में एक टेम्परेरी अंडरस्टैंडिंग या आप सोचिए कि एक लिमिटेड डील पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम अपना जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको रिड्यूस करेंगे, बट उन्होंने बंद करेंगे नहीं बोला। बट उन्होंने ये भी कहा है कि लेकिन हम बाहर नहीं भेजेंगे अपने जो ये IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज होते हैं, उन्होंने कहा मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन हम अपना नहीं भेजेंगे। सो डेफिनेटली देखिए, अभी अमेरिका को भी पता चल रहा है कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत हेवी हो चुका है, ईरान को भी पता है कॉस्ट ऑफ वॉर वेरी हेवी, बहुत ज्यादा हो चुका है। एंड चाइना
चाइना के लिए भी एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हलबली हो चुकी है, वो एक स्टॉप हो चुका है। चाइना को भी बहुत not only China, entire global, like we are, everyone is facing problems. Global economy is hampered. So definitely मुझे लगता है कि इस विजिट से पहले there is some hope. अगर मतलब ईरान ने तो बोल दिया है कि हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में ही वो करेंगे, बट अगर ये मान जाते हैं और अमेरिका भी मान जाते हैं कि दे आर रेडी टू रिड्यूस द ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट, तो फिर शायद कुछ हो सकता है। लेकिन ईरान ने ये भी बोला हम बाहर नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर अमेरिका ने फिर से या इजराइल ने फिर से अटैक कर दिया तो हम तैयार हैं। सो नाउ द सिचुएशन इज वेरी वेरी सेंसिटिव। तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों साइड किस तरीके से एक एक कॉर्नर में, एक टेबल, एक टॉकिंग पॉइंट में आए, बट वो चीज नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो पेचीदगियां लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं क्योंकि ट्रस्ट का मामला भी यहाँ नजर आ रहा है। इसी को बढ़ाते हुए राजन जी आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से बातचीत को लेकर पेशकश देखने को मिल रही है, अमेरिका की शर्तें हैं, ईरान की शर्तें हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है उसमें अमेरिका और ईरान दोनों समझौता करें, लेकिन इससे इजराइल को प्रॉब्लम होती भी नजर आ रही है। तो क्या इजराइल चाहता है कि दोनों के बीच समझौता ना हो और मसला इसी तरह फंसा रहे? धन्यवाद सहबा जी, सलाम अलैकुम, और फेलो पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। देखिए, सिचुएशन ऐसी है कि ईरान अभी एक ऐसी स्टेज में नहीं आया है कि वो बहुत कमजोर हो गया हो, और इसीलिए मुझे लगता है कि इजराइल कोशिश करेगा ये जंग को लंबा खींचना। देखिए, उसने लेबनान फ्रंट तो खोल दिया पहले से, और लेबनान फ्रंट उसने क्यों खोला है? बिकॉज हिजबुल्लाह एक पावरफुल, एक मजबूत एक कड़ी है इसको ईरान की। बिकॉज अगर आपने इसको असिमेट्रिक वॉर, अगर जिस तरीके से ईरान अपना लड़ता है और हिजबुल्लाह को फंड करता रहता है, और जो ये आधुनिक मिसाइल्स वगैरह जहां से आती हैं वो तो ईरान से ही आती है, तो वो लड़ाई चल रही है, उसको इजराइल ने नहीं रोका है। और इसको ईरान ने, आपको याद होगा कि शुरुआत में जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक इस्लामाबाद में हुआ था, उस टाइम पे ईरान ने मेंटेन किया था कि ये सीज फायर लेबनान में भी लागू होना चाहिए, और उसके ऊपर अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया था 10 दिन के लिए। और इसको नेतन्याहू से बात हुई थी ट्रंप की, और नेतन्याहू भी मान गए थे, पर ग्राउंड में ज्यादा कुछ इतना फर्क नहीं हुआ। वो 10 दिन के लिए ज्यादा लड़ाई नहीं हुई, पर अभी जो लड़ाई हो रही है, जहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं उस बॉर्डर से, तो उसको वहां पे तो काफी घमासान युद्ध चल रहा है। तो इसका मतलब कि इसको इजराइल इस लड़ाई को नहीं रोकेगा। अब बात आ जाती है कि इसको यूएस और ईरान की, और इसको अगर इस इजराइल का यही रुख रहेगा, रवैया रहेगा, तो क्या इसको यूएस के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि चाइना की विजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट इज नॉट ओनली यूनाइटेड स्टेट्स जिस तरीके से कमजोर हो रहा है, वो चाइना से अभी अपना एक सपोर्ट चाह रहा है। बिकॉज आप जानते हैं कि जितनी भी आर्म्स इंडस्ट्री है यूनाइटेड स्टेट्स की, आपके हथियार बनते हैं, एम्युनिशन बनते हैं, आपके हवाई जहाज, एविएशन स्पेयर्स वगैरह एक्सेट्रा, 78% कंपोनेंट्स में इसको चाइना से रॉ मटेरियल आता है। और इसीलिए जैसे हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करते हैं, मैग्नेट्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स एक्सेट्रा, तो अभी वो जिस तरीके से सप्लाईज और ये इसका एम्युनिशन एक्सपेंड हुआ है अमेरिका का, अभी इसको अमेरिका एक ट्रिकी सिचुएशन में आ गया है, और इसीलिए एक बार्टर करेगा। बिकॉज ट्रेड में एग्रीकल्चर के ऊपर भी अमेरिका को झटका लगा है। चाइना ने अपना जो प्रोड्यूस था अमेरिका को, उसको लेने से बंद। सोयाबीन्स का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सोयाबीन्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अमेरिका में, और उसके फार्मर्स बहुत इफेक्टेड है। नवंबर में आपका प्राइमरीज भी आ रहे हैं, तो बड़ी एक मुश्किल सिचुएशन में अमेरिका, इसलिए उसको चाइना की जरूरत है। आज लोग बोलते हैं कि चाइना को अमेरिका की जरूरत है, वो आई थिंक इट इज नाउ द अदर वे राउंड। दूसरा, ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज्यादा है, $200 बिलियन से ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है चाइना की फेवर में। तो उसको भी अमेरिका उसको कम करने की कोशिश करेगा अपने बोइंग्स को बेचने के लिए। इसलिए इतना बड़ा ट्रेड डेलीगेशन वो लेके गया वहां पे। हाँ। किस लिए लेके गया? वो अपने उसको ट्रेड, उसका मेन फोकस है। ताइवान वगैरह
जी। ये ऐसे मुद्दे ऐसी इस विजिट्स में हल नहीं होते हैं और ना ही डिस्कस होते हैं। उनका जो फोकस है यहाँ पे है ट्रेड है, और साथ साथ मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है और स्टेट ऑफ जो आपका हुर्मुज है उसको चाइना बहुत इंपैक्ट हो रहा है, बिकॉज 90% ऑयल चाइना अपना इसको ईरान से लेता है। ईरान का जो 90% ऑयल है वो चाइना लेता था सैंक्शंस के बावजूद। तो ये बहुत अहम इसको मुद्दा हो जाएगा, बिकॉज चाइना के पास सब कुछ है बट चाइना के पास एनर्जी नहीं। तो एक मैं समझता हूं इस विजिट में आपको गिव एंड टेक मिलेगा। कहीं पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने की बात होगी। बिल्कुल, यानी कहा जा रहा है कि जरूरत नहीं है कि चीन का सहारा लिया जाए, लेकिन जो पूरी पिक्चर है, जो पूरी सिचुएशन है वो ऐसी नजर आ रही है। राम श्रीवास्तव जी, आपसे इसको लेकर समझना चाहेंगे। इस पर आपने भी बहुत अहम नजर डाली थी, तो इसकी मायने क्या समझे जाएं और मौजूदा हालात में ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका की पोजिशनिंग जो है और जिस तरह से लॉस हो रहा है चीजों को लेकर, और ऐसे में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरत है कि दुश्मनों से भी बातचीत की जाए। निश्चित रूप से ये ट्रंप की बड़ी पुरानी पॉलिसी है। उन्होंने जब अपने पहले टर्म में थे तब उन्होंने उत्तरी कोरिया के तानाशाह को बुलाकर सिंगापुर में उनसे भी हाथ मिलाए थे, और वो जिसको भी दोस्त बोलते हैं इसका मतलब बड़ा खतरनाक मामला होने वाला है। एलन मस्क का किस्सा मालूम है, उसको तो अपना छोटा भाई बताते थे, अब उसको जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंकते हैं ऐसा फेंक दिया। लेकिन मुझे जो यहाँ चिंता लग रही है वो सबसे बड़ी चिंता ये है, एक तो ट्रंप का ये स्टेटमेंट कि ईरान को या तो डील करना पड़ेगा या नहीं तो एक बड़ा चमकदार धुआं निकलेगा, पूरा देश जो है बर्बाद हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने 2-3 बार दिया है। और दूसरी जो खबर इसके साथ आई है वो ये है कि सऊदी अरब, यूएई, आपके कुवैत और इन सभी देशों में बड़ी मात्रा में आयोडीन की टैबलेट संग्रहित करके बांटी जा रही है। अब क्यों बांटी जा रही है, इसका क्या कारण है? आयोडीन की जो टैबलेट होती हैं वो उस समय बांटी जाती है कि जब कहीं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो या रेडिएशन हो, तो उसके लिए जो पहली चीज दबा होती है वो आयोडीन की टैबलेट होती है, जिससे कि रेडिएशन का ज्यादा असर ना हो। तो इस बात का डर है मुझे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप ने ये भी कहा है कि उनके पास सभी ऑप्शन खुले हुए हैं, इसका मतलब वो दबाव डाल रहे हैं क्या वो कहीं भविष्य में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने इसका कड़ा जवाब दिया है कि अगर आपने किसी भी तरह न्यूक्लियर आर्म की कोशिश की तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अब वो महंगा क्या पड़ सकता है? निश्चित रूप से उसके पास ICBM उसने छुपा कर रखे हैं जिनकी रेंज अमेरिका तक हो सकती है या नहीं ये समय बताएगा। पर अगर इतनी ताकत के साथ और जिम्मेदारी के साथ और सख्त लहजे में अगर वो रिटेलिएट कर रहा है, इसका मतलब उसके पास ऐसी भी शस्त्र हैं जिनका अभी तक अमेरिका को ज्ञान नहीं है। और वो क्या हो सकता है? अगर अटकलें लगाई जाएगी तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, उसके साथ उसके डर्टी जो बॉम्ब है, माने 60% यूरेनियम का ही एक्सप्लोजन के साथ अगर उसने मिसाइल में लोड करके छोड़ दिया तो ये एक सबसे खतरनाक चीज मानवता के लिए होगी, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो हमेशा आसमान को चीरते हुए वायुमंडल के बाहर जाकर और फिर वो अपने लक्ष्य पर पहुंचकर, टारगेट पर पहुंचकर एक्सप्लोड होती है। ऐसी स्थिति में अगर उनको अबव आयनोस्फीयर उनको कहीं काउंटर एक्ट किया गया तो पूरे एटमॉस्फेयर में वो रेडिएशन फैल जाएगी। तो ये बम जो है जी, ये बहुत बड़ा खदशा आपने जाहिर किया है और इसको लेकर बातचीत होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी पर मौसमी जी आपका भी रिएक्शन चाहूंगी कि जिस बात का डर राम श्रीवास्तव जी को सता रहा है, पूरी दुनिया को भी यही डर सता रहा है, लेकिन जिस तरह से हालात निकल रहे थे, बयानबाजी चल रही थी, कहा जा रहा था कि नहीं अमेरिका और ईरान में से कोई भी इस हद तक नहीं जाएगा। लेकिन जिन चीजों का जिक्र यहाँ पर डॉक्टर राम ने किया है वो बहुत सटीक नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? आवाज मिली आपको? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी जी जी, आपको ही पूछ रही हूँ। अच्छा, आवाज बहुत ही कम। जी बिल्कुल, अभी सर ने जैसे ही बोला है कि अमेरिका का बिगेस्ट कंसर्न ही है 60% एनरिच्ड यूरेनियम।
तो ये जो स्टॉक पाइल है, लेकिन आप देखिए ईरान के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, तो ईरान आसानी से नहीं मानेंगे। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि टेम्परेरी जो है अंडरस्टैंडिंग में आना इन दोनों को बहुत जरूरी है। बट अब डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर वार खत्म होता है तो ऑयल प्राइसेस गिर जाएंगे। सो अगर आप डीपली इसको अगर एनालाइज करें तो मुझे लगता है कि ये एक एनर्जी वॉर हो चुका है। एक्चुअली मिलिट्री वॉर तो कहीं रही नहीं है अभी। तो आप देखिए एंटायर जो है ईरान इज ऑल्सो इन ट्रबल। मैं नहीं कहूंगी कि ईरान अपने आइडियोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ है उसको लेके खड़े हैं, उन्होंने बोला है हम पीछे नहीं हटेंगे, बट ईरान इज ऑल्सो फीलिंग द पिंच, अमेरिका इज ऑल्सो फीलिंग द पिंच एंड एंटायर एवरीबडी इज फीलिंग द पिंच। सो डेफिनेटली मुझे लगता है अभी एक अंडरस्टैंडिंग ग्राउंड पे वो दोनों आएंगे। डेफिनेटली मुझे लगता है आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो सिचुएशन अभी हो रहा है इट इज गोइंग डिफिकल्ट फॉर ईरान ऑल्सो। ईरान के अंदर पूरा वो इकोनॉमिकली वीक हो चुके हैं, कब तक वो लड़ेंगे। एंड अमेरिका को भी एक नेगोशिएट करने के लिए एक लेवल तक नीचे आना ही पड़ेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, हमने देख लिया ही इज प्लेइंग अ नैरेटिव गेम नाउ, ही इज प्लेइंग अ रेटोरिक गेम नाउ। सो अभी सिर्फ रेटोरिक्स और नैरेटिव्स में नहीं चलेगा, बिकॉज दे हैव टू कम टू अ कंक्लूजन, अदरवाइज द एंटायर वर्ल्ड विल फील द पिंच। आप देखिए क्या ऑलरेडी हो चुका है। अब एंटायर मिडिल ईस्ट इज डिस्टर्ब नाउ, और कब से डिस्टर्ब है। इट इज नॉट कि ईरान और यूएस के, आप देखिए वॉर इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन एंड मिडिल ईस्ट इज कंटिन्यूसली डिस्टर्ब। पर अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाता है तो डेफिनेटली देखिए ऑयल एक्सपोर्ट स्लो हो जाएगा। चाइना के लिए तो ये, चाइना डिपेंड्स ऑन दिस, ऑलराइट, उनके लिए तो बड़ा ही बिल्कुल ऑलरेडी इम्पैक्ट कर रहा है वो। अब ईरान क्या डिसाइड करते हैं, जो पूरा इंटरनेशनल मार्केट है उस पर इसका असर पड़ रहा है। राजन जी, आपसे भी समझना चाहेंगी कि जिन चीजों का जिक्र डॉक्टर राम ने किया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से लेकर जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र उन्होंने किया, वो इस मौजूदा सिचुएशन में कैसे नजर आ रहे हैं? क्या वाकई पूरी दुनिया को इस हवाले से फिक्र सतानी चाहिए और कहीं ना कहीं बातचीत को लेकर दोनों को पुश करना चाहिए? देखिए ये स्पेकुलेटिव है, ये कोई असेसमेंट नहीं है, बिकॉज हम कहीं पे न्यूज़ पढ़ लेते हैं तो उसके ऊपर हमको अपनी ओपिनियंस नहीं इसको बनानी चाहिए। बिकॉज एक 60% यूरेनियम को भी अगर आपने कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी आपको एक उसका जो हैवी कोर की जरूरत पड़ेगी। एटलीस्ट 40 kg का आपको कोर की आपको जरूरत पड़ेगी। एक 60% इसको यूरेनियम को अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है एक न्यूट्रॉन बॉम्ब में या एटम बॉम्ब में, और एक आपको एक क्रिटिकल मास आपको चाहिए होगा, तो वो एक टेक्नोलॉजी है, वो शायद ईरान के पास हो भी सही, बट आई डोंट थिंक, मुझे लगता नहीं है कि ये बात न्यूक्लियर पे आएगी। बिकॉज न्यूक्लियर कब इस्तेमाल होता है, और इसको न्यूक्लियर तब इस्तेमाल होता है व्हेन सर्टेन रेड लाइंस आर ड्रॉन। जब आप एक ऐसी हद पार कर जाते हैं जिससे दूसरे एडवर्सरी को इतना बड़ा उसको नुकसान होता है और वो उसको रिटेलिएट करता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब से। जनरली आप इसको देखेंगे कि इट इज जो कमजोर होता है, जिसके ऊपर आपने डिस्ट्रक्शन किया होता है, वो चाहेगा अपने डिस्ट्रक्शन को काउंटर करने के लिए आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डालना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए इसका आप अगर मैं इसको हाइपोथेटिकली मान भी लूं, जो इस श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि एक न्यूक्लियर एक प्रोबेबिलिटी को अगर मैं इसको मान भी लूं, तो एक न्यूक्लियर अटैक के बाद इसको अमेरिका जो क्या हासिल करेगा? इसको लोगों की बर्बादी, इसको ईरान की बर्बादी, इसको लोग और इसको मारे जाएंगे। तो उसमें क्या ईरान में झुक जाएगा? इट इज अनलाइकली, बिकॉज अगर आप अभी तक इसको देख रहे हैं, अगर आपने स्टडी किया है इसको ईरान को डिटेल में, तो इसको ईरान को अगर खत्म भी कर दें धरती से, उनके इसको लोगों को भी गायब कर दें, तो फिर भी ईरान झुकने वाला नहीं है। ये एक सेंटिमेंट है आज ईरान के लोगों में। तो ये जो अगर आपका सेंटिमेंट है, आपका जो सॉवरेनिटी और नेशनलिज्म की जो भावना ईरान में है और उनके लोगों में है, वो आपकी
न्यूक्लियर ब्लफ से भी नहीं डरने वाले हैं और आपको उससे कुछ अचीव नहीं होगा। और फिर इसको रशिया की वार्निंग आप याद रखिए, बिकॉज रशिया ने बोला है कि इन केस अमेरिका uses a nuclear bomb on Iran, it will also be compelled to strike America with a nuclear bomb. So ये एक बहुत बड़ी लड़ाई बन जाएगी फिर। तो इसको मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज इसमें डेटरेंस अगर इसको ईरान के पास है इन टर्म्स ऑफ 60%, और अगर हम इसको बोलते हैं आईसीबीएम भी है, अगर उनके पास अभी वो ये जो आईसीबीएम की कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं आई है कि उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि नहीं, इट्स ऑल स्पेकुलेटिव। तो इसको मैं स्पेकुलेटिव न्यूज में अपना एनालिसिस देना पसंद नहीं करता हूं, यू अनलेस इट इज गॉट सम सब्सटेंस इन ये जो न्यूज करके। और डोनाल्ड ट्रम्प, लास्ट पॉइंट मेरा ये है, डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट को कब से सीरियसली लेने लग गए। हमने जो इसको शुरू से लड़ाई से आप देखो किस टाइप की स्टेटमेंट इसको डोनाल्ड ट्रम्प अपना दे रहा है, और उसको ग्राउंड में वो स्टेटमेंट्स ग्राउंड में कन्वर्ट होते ही नहीं है। जो धमकियां वो देते हैं वो ग्राउंड में होता ही नहीं है। तो इसीलिए आई डोंट थिंक जो डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं उनकी बातों के ऊपर हमको ज्यादा इस तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और इसी वजह से इसको लेकर इतने सवाल भी खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के सवाल से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।